गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पाठ का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पेज नंबर 63 पे अभी तक आपने जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आपने दो बड़े बड़े क्षेत्रीय संगठनों को, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा। यूरोपीय संघ जो यूरोपीय महाद्वीप का है और आसियान जो एशिया महाद्वीप का बड़ा संगठन है, जिसमें देशों ने अपने संगठित रूप में एक बड़ी आर्थिक, सैन्य और प्रभावशाली स्थिति को विकसित किया। इसके बाद आपने चीन को देखा कि चीन अकेले ही किस प्रकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को रिफॉर्म करके और विश्व में एक बड़े बाज़ार और बड़ी आर्थिक सैनिक शक्ति के रूप में और राजनीतिक रूप से प्रभावशील देश के रूप में स्थापित हो गया है। दो अन्य देश हैं विश्व के, जापान और दक्षिण कोरिया। ये पेज नंबर 63 पे आपके दिए हुए हैं लास्ट में। ये दो देश भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना काफ़ी अधिक विकास किया और आर्थिक, सैनिक रूप से विश्व के प्रभावशाली देशों में है, जिसको ये ऐसे देश हैं, खासकर जापान, जिनसे अपने संबंधों को कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं करता। सबसे पहले जापान को पढ़ेंगे। देखिए, जापान जो आपकी किताब में स्टार्ट में ही यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारी कंपनी के नाम हैं, ब्रांड्स हैं, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज़दा। ये सब कंपनियां जो भारत में यूज़ टू हैं। ये सारी कंपनियां जो हैं वो कहाँ की हैं? जापान की। ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं इन कंपनियों के जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जापान की राजनीतिक स्थिति, उसके प्राकृतिक संसाधन, उसकी आर्थिक स्थिति सबको देख लेते हैं। जैसा किताब में लिखा है कि ज़्यादातर जापान जो है बहुत छोटा सा देश है। ये स्क्रीन पे आप जापान और साउथ कोरिया दोनों को देख सकते हैं। अभी आपने चीन की स्थिति देखी थी, ये बीजिंग चीन की राजधानी, और बीजिंग से ही ये लगा हुआ ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये लाइन है डिमार्केशन की कोरिया की, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और ये जो है ये जापान। ठीक, तो स्क्रीन आप जापान देख सकते हैं कि वो चीन के मुकाबले या भारत के मुकाबले कितने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा सा देश है। आइलैंड देश कंट्री है, मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल ना होने के कारण जापान जो है वो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है, प्राकृतिक जो कच्चा माल है, वो दूसरे देशों से अपने देश में मंगाता है और मंगा के उसके फिर रिफ़ाइन करके उससे विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाकर पुनः उसे अन्य देशों में निर्यात करता है, बेचता है। और इसी के दम पर, इसी प्रोडक्शन, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बल पर जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़े जीडीपी वाला देश है। जापान की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो आपने शीत युद्ध के समय ही पढ़ी थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान धुरी राष्ट्रों में था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, आप शीत युद्ध का विषय याद करिए। जो धुरी राष्ट्र मतलब जर्मनी, जापान और इटली वो एक तरफ थे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक तरफ थे। धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। जापान भी सबसे लास्ट में हारने वाले देशों में था। जापान ही वो देश है जहां 1945 में अमेरिका ने उसके 2 शहरों पर परमाणु बम यूज़ किए। ठीक है, तो 2 परमाणु बम, और उनका नाम भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो जापान के 2 शहर हैं बड़े, उस पर अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। और इसी के बाद जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है लिटिल बॉय क्या है या फैटमैन क्या है, तो याद रखिएगा ये परमाणु बमों का नाम है जो जापान पर अमेरिका द्वारा गिराए गए। कब गिराए गए? 1945
1945 में। कौन से 2 शहर थे जापान के? हिरोशिमा और नागासाकी। तो बच्चों यहाँ पे इसको पुनः जिक्र करने का अर्थ ये है कि जापान वो देश है जहाँ पर परमाणु बम का हमला हुआ है, और परमाणु बम मतलब अत्यधिक विध्वंस, अत्यधिक तबाही। लेकिन उसके बाद उन्हीं 50-60 सालों में जापान फिर से जो है वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना विकसित किया कि आज वो विश्व के अग्रणी देशों में है। यहाँ पर जापान की भौगोलिक विशेषताएं दी हुई हैं। ये ईस्ट एशिया के भौगोलिक रूप से ये विश्व के ईस्ट एशिया में आता है। चीन से पूरब की तरफ का है, आप स्क्रीन पे अभी देख चुके हैं। क्षेत्रफल इसका विश्व में 63वें स्थान पर है, काफ़ी छोटा देश है। और जनसंख्या इसमें विश्व में 11वें स्थान पर है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से इतना छोटा देश ये नहीं है, यद्यपि घनी आबादी वाला देश है। ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पहाड़ी है या फिर फॉरेस्ट एरिया है, और ज़्यादातर जो जापान है वो भूकंप, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ पे चूँकि पहाड़ी है वहाँ पर और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं वहाँ अक्सर आती रहती हैं। इसके बावजूद जापान ने अपना आर्थिक विकास इस प्रकार किया कि आज वो विश्व के प्रभावशाली देशों में है। ये कहा जाता है जो G7, जो विश्व का अमीर देशों का जो ग्रुप है, ग्रुप 7, उसमें जापान एकमात्र एशिया से रिप्रेजेंट करने वाला देश है। एकमात्र एशियन कंट्री है जो G7 में शामिल है। क्यों? उसकी आर्थिक व्यवस्था का स्रोत क्या है? उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो चीज़ों को प्रोडक्शन करने की जो तकनीक है, जो प्रक्रिया है, वो जापान में अत्याधुनिक है और काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबल है। इसी कारण उसका जो प्रोडक्शन हर तरीके के उत्पादों का निर्माण करता है। ध्यान रखिए कि बनाने वाला सामान वो दूसरे देशों से मंगाता है और फिर वहाँ पर प्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेस्टेस्ट प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है। जीडीपी में, मतलब पूरे साल में उत्पादन के नंबर पर विश्व में 3रा स्थान है इसका। और इसके बाद जो है इतनी, ये अभी जो आपको बताया कि कितनी, यहाँ पर लिखा है कि इतनी सारी आपदा, सुनामी, भूकंप इत्यादि ये सब आने के बावजूद जापान ने इस तरह से अपने नागरिक आर्थिक जीवन को ढाला है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में अन्य देशों से कहीं आगे। उसकी सैनिक विशेषता में ये बता सकते हैं कि जापान विश्व की 4थी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। जबकि अभी आपको किताब में पढ़ाएंगे, जापान ने युद्ध का त्याग कर दिया है। युद्ध का त्याग करने का क्या मतलब है? जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हारा और उससे समझौता किया गया, तो ये हस्ताक्षर इस पे जापान ने किया कि भविष्य में वो कभी विवादों को निपटारा करने के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेगा। तो उसने युद्ध को अपनी नीतियों में से उसका परित्याग किया हुआ है। उसके बावजूद आंतरिक सुरक्षा और बाकी सुरक्षा के लिए जो सेना का संगठन जापान ने किया है, वो विश्व की सबसे 4थी शक्तिशाली सेना है। ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो सेना है वो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले शस्त्रों से लैस है। आजकल जो सेना के आकार का उतना महत्व नहीं है जितना कि न्यूनतम टेक्नोलॉजीज़ का है। आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके थोड़े से समय में थोड़े से अस्त्रों का इस्तेमाल करके थोड़े से व्यक्तियों के माध्यम से शत्रु के ज़्यादा एरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हाई टेक्नोलॉजी वाली सेना है, अच्छा खासा उसका सेना व्यय बजट भी है। तो इस प्रकार सैनिक रूप से भी जापान जो है वो शक्तिशाली देशों में है। वापस अपनी किताब पे लौट आते हैं कि अब आप उसकी आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति जान चुके हैं। ये इसके प्रमुख ब्रांड्स हैं।
1964 में OECD का बच्चों फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मेंबर बना था। और जापान जो है, अब ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जापान युद्ध संप्रभु राष्ट्र के रूप में युद्ध का परित्याग करता है, ठीक है। और यद्यप इसके बाद जो है यहाँ पर ये बच्चों किताब जो डाटा किताब में दिया है वो थोड़ा सा पुराना है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लेंगे जो अभी पढ़ाया था उससे। और जापान जो है, इसमें एक जो उसकी प्रभावशीलता को एक चीज़ और बढ़ाती है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में जापान का योगदान। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है देशों का, उसमें हर देश अपनी बजट का, अपनी आय का कुछ हिस्सा डोनेट करता है, उसमें दान देता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य करता है। तो जापान जो है, जापान की अकेली हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% है। ये बताने का उद्देश्य क्या है? ये बताने का उद्देश्य ये बताने एम्फसाइज़ करने का उद्देश्य ये है कि ये जापान की संयुक्त राष्ट्र संघ में और देशों के मध्य प्रभावशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यद्यपि क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा है, परमाणु युद्ध की विभीषिका झेल चुका है, आए दिन भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं झेलता है, उसके बावजूद प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है जापान में, लेकिन उसके बावजूद जो है जापान आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से जो है विश्व का प्रभावशाली देश बन चुका है। इसके बाद एक दूसरा जो और इसी तरीके का एक प्रमुख देश है वो है कोरिया। ये भी आपकी किताब में पेज नंबर 63 पे ही दिया हुआ है। इसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। अभी आपको मैप पे दिखाया गया था, ये स्क्रीन पे ये देखिए, ये चीन से लगा हुआ कोरिया प्रायद्वीप था, और ये कोरिया प्रायद्वीप का भी अब बंटवारा हो चुका है। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बीच में एक लाइन आ रही है जो 38 डिग्री अक्षांश पे कटी हुई है। इस तरफ का कोरिया नॉर्थ कोरिया और इधर का साउथ कोरिया कहलाता है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। शीत युद्ध के समय जब कोरिया संकट आप लोगों ने पढ़ा कि तो साम्यवादी विस्तार के लिए चीन की तरफ से, ये चीन है, चीन की तरफ से लाल सेना जो है वो उसने कोरिया पर आक्रमण कर दिया, और इधर की तरफ से अमेरिका और पूंजीवादी देश कोरिया को बचाने आ गए, तो दोनों के बीच संधि होके कोरिया का बंटवारा हो गया। तो ये हिस्सा हो गया नॉर्थ कोरिया और दक्षिण की साइड वाला साउथ कोरिया कहलाया। तो नॉर्थ कोरिया अभी भी पुराने पैटर्न पर अभी भी कृषि प्रधान देश है, बहुत ज़्यादा उसका विकास नहीं हो पाया है, लेकिन साउथ कोरिया विकास के मामले में कहीं आगे निकल गया है। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो हम लोग के लगभग सबके घर में कहीं ना कहीं उनका यूज़ होता रहता है, जैसे सैमसंग फ़ोन शायद जिससे हम लोग और आप लोग पढ़ रहे हैं, सैमसंग, LG, हुंडई, ये 3 मेन कंपनियां हैं दक्षिण कोरिया की जो भारत में यूज़ टू हैं। ज़्यादातर भारतीय इन्हीं ब्रांड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है 38वें अक्षांश पर इसका बंटवारा कर दिया गया था, और जो साउथ कोरिया है उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। जो मेन क्वेश्चन इसमें से बन सकता है वो है हान नदी का चमत्कार। इसे हान नदी दक्षिण कोरिया की एक फेमस रिवर है, उसे मैजिक ऑफ हान या क्यों मिराकिल एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि 1960 तक कोरिया जो है वो शीत युद्ध से ग्रस्त और एक पिछड़ा हुआ एक कृषि प्रधान देश था, जैसे कि हम और गरीब देशों, विकासशील देशों को देखते हैं। लेकिन 60 से लेके 80 के बीच में दक्षिण कोरिया ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई और प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलाइजेशन हुआ, उसके माध्यम से दक्षिण कोरिया ने अत्यधिक प्रगति की और एशियन टाइगर्स में आके अपनी खड़ा हो गया।
हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर और साउथ कोरिया, इन चार को मिला के एशियन टाइगर्स कहा जाता है। टाइगर मतलब जिसने छलांग लगा के अपना डेवलपमेंट किया, अचानक से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है, तो मेनली जो दक्षिण कोरिया की पावर है वो आर्थिक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के ही दम पर सेना भी उसकी अत्याधुनिक है, हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया के बारे में एक चीज़ आप लोग, OECD का मेंबर भी है, जो इसका भी आपने पढ़ा, जापान भी मेंबर है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक और औद्योगिकरण, भूमि सुधार, इन सब में जो है दक्षिण कोरिया भी काफ़ी अग्रणी देश है। तो इस प्रकार ये दोनों देश भी आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, टेक्नोलॉजिकली, और जिसकी अर्थव्यवस्था प्रधान है, तो उसका राजनीतिक रूप से प्रभावशीलता विश्व में बढ़ी जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों देश भी शक्ति का एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं।